हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 2, कक्षा 10वीं क्लास 10 एक्सरसाइज 2। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण जो है, दो चरों का रैखिक समीकरण इंग्लिश में बोलेंगे हम इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम इसका मीनिंग समझते हैं ना। दो चरों का रैखिक समीकरण का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, उसको हम समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं आप सबको एक छोटी इस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, छोटी क्लास में आपने 6 क्लास 7 क्लास में आपने क्या पढ़ा था, एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ा था, समीकरण का मान ज्ञात कीजिए और समीकरण बनाना सीखे थे, है ना। तो अब हमको क्लास 10th में दो चरों का रैखिक समीकरण जो बनाना सीखना है। बनाने सीखने के बाद हमको उस x और जो y, जो भी दो एलिमेंट रहेगा, दो चर रहेगा, उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ चलिए देखेंगे आपने क्लास 6 क्लास 7 में क्या पढ़ा था, उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आपके पास 5x + 6 = 0, इस तरीके का एक समीकरण था जो आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और था x + 7 = 0, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था जिसको आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करते थे, x = +7 है, उधर जाएगा तो -7। सिमिलरली इसमें देखिए यहाँ पास 5x = +6 है तो इधर हो जाएगा तो -6। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x = -6 और ये देखिए गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो -6/5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6/5। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू आती थी। ये देखिए, ये 5x + 6 और x + 7 ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, मतलब वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है। ओके, हाँ चलिए अब देखेंगे हम आज दो चरों का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले मैं समीकरण क्या होता है उसको भी बता देता हूँ, है ना, और बहुपद और रैखिक समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुपद और समीकरण, बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है और किस तरीके से उसको लिखा जाता है, उसको आज उस पर डिस्कस करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है दो चरों के रैखिक समीकरण के। ठीक है, तो देखिए ये बहुपद मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, पॉलिनोमियल, और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशंस, या फिर इक्वेशन भी बोलेंगे, समीकरण हो जाएगा तो इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखिएगा बहुपद क्या होता है। देखिए आप इसको बहुपद को P(x) से शो करते हैं, Q(x) से शो करते हैं, ठीक है, और R(x) से शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास x की जगह में t भी हो सकता है, r भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पास देखिए आपके पास ये x की पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x की पावर 5 हो जाएगा, 3x2 हो जाएगा +1, इस तरीके से कुछ रहेगा। देखिए इसके पावर में कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना, उससे मोर देन भी हो सकता है, उससे लेस देन भी हो सकता है। 6 की पावर 15 हो सकता है, 6 की पावर 80 हो सकता है, 6 की पावर 1000 2000 कुछ भी हो सकता है ना। क्या कॉल करेंगे हम, पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे हम, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो रहेगा उसको। अब देखिएगा इसमें एक और ले सकते हैं, यहाँ पास t अगर रखना चाहो आप, यहाँ पास t रखना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास t की पावर 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, -8 t की पावर 5 हो सकता है और +8 t की पावर 10 भी हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है ना, +1 -1 2 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पास t की पावर 7 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरीके का कुछ भी अगर रहेगा, देखिए पहले भी आ सकता है, बाद में हो सकता है, आपको इसको अरेंज करना पड़ता है ना। तो और ये देखिए यहाँ पास ये R(y) भी हो सकता है, x के फॉर्म में हो सकता है, t के फॉर्म में हो सकता है, r के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, y की पावर 15 हो सकता है, यहाँ पास +9 y की पावर 11 हो सकता है, 9 y की पावर 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग ना। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है।
तो P ऑफ x की वैल्यू देखिए x x के फॉर्म में रहेगा, P ऑफ t की वैल्यू t t के फॉर्म में रहेगा, और P R ऑफ y की वैल्यू y y के फॉर्म में रहेगा। आई होप आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण देखेंगे। समीकरण देखिए, समीकरण किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पास 5x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 मीन्स देखिए इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसमें कुछ है। ये मैं अभी आप सबको सबसे पहले अभी एक चर वाला रैखिक समीकरण बता रहा हूँ। ठीक है, अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए समीकरण समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। यहाँ पास 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इस तरीके से भी हो सकता है ना। और किस तरीके से हो सकता है, 11y माइनस 110 इक्वल्स टू 0 इस तरीके से भी हो सकता है। ये होता है वन वेरिएबल वाला इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं ये x y, ये y क्या होता है उसको देखते हैं ना। चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है उसको बताऊंगा। सब पहले तो आप ये बताइए मेरे को कि बहुपद पॉलिनोमियल या फिर समीकरण इक्वेशन ये आप सबको समझ में आए, और डिफरेंस क्या है इसमें। देखिए P ऑफ x की वैल्यू इसके फॉर्म में रहता है ये बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, और इक्वेशन इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया इनका मेन डिफरेंस क्या होता है ना। अब देखेंगे ये वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए यहाँ पास जो वेरिएबल्स लिखाया है, चर जो होता है उसको देखेंगे। पहला क्या होता है आपके पास, चर। चर राशि इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप उसको, वेरिएबल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, वेरिएबल्स। ओके, दूसरा चीज क्या होता है, अचर राशि। अचर जो आप छोटी क्लास में जो पढ़े थे उसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अचर को क्या बोलते हैं आप, कांस्टेंट बोल देंगे, कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसके बाद, गुणांक। तीसरा होता है गुणांक, इसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को समझना जरूरी है दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम चर राशि क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अचर राशि क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। ओके, तो देखिएगा बारी बारी से। देखिए चर राशि वह होता है जिसका मान ज्ञात करना होता है। चर राशि वह होता है जिसका मान ज्ञात करना होता है। जिस तरीके से यहाँ पास देखिए जो x है और यहाँ पास y है, यहाँ पास जो y है, ठीक है, वो चर राशि में, ठीक है, गिना जाता है। ठीक है, तो हम ये चर राशि क्या होती है, जिसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। तो कौन से वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड की जाती है, जिसको हम इसको नॉर्मली किसे शो करते हैं, इसको हम नॉर्मली x y z इससे शो कर सकते हैं, t से शो कर सकते हैं, करते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये x y z और t क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, चर राशि होते हैं। ठीक है, अब अचर राशि क्या होती है, अचर राशि कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान स्थायी होता है, जिसका मान स्टेबल होता है, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको जनरली किससे शो करते हैं, इसको स्मॉल a से शो कर सकते हैं, स्मॉल b से शो कर सकते हैं, स्मॉल c से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अचर होती है जिसकी वैल्यू पहले से दिया रहता है। ओके, हम जैसे अभी देखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण में, तो उससे हम आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब देखेंगे गुणांक। गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, जैसे देखिए यहाँ पास 5x है यहाँ पास, तो x का गुणांक क्या है, x का कोफिशिएंट कौन सा नंबर है, 5। तो ये होता है आपके पास 5 क्या हो गया, गुणांक हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, y का गुणांक क्या है, 6। आ रहा है समझ में, गुणांक क्या चीज होती है। देखिए जो x के साथ जो भी नंबर्स रहेगा, अभी तो नॉर्मली 5 है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप कोफिशिएंट बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखिए यहाँ पास और यहाँ पास देखिए ये y का गुणांक क्या होगा, 11। ठीक है, y का गुणांक क्या हो जाएगा, 11, और इसमें y का गुणांक क्या होगा, 6। कोफिशिएंट कितना होगा, 6 और 11 y का। ओके, तो आई होप ये सभी समझ में आ गया होगा, चर राशि, अचर राशि और गुणांक,
है ना। चलिए नोट, जिस भी किसी बच्चे को नोट करना है तो कर लीजिए, है ना। अब हम देखेंगे दो चर किस तरीके से होता है और युगपत समीकरण, युगपत समीकरण किस तरीके से होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आप देखेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण होता क्या है उसको देख लेंगे, ठीक है। बेसिक चीजें आपने देख ली है कि समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है और गुणांक क्या होते हैं, उसको आप सभी ने देख लिया। अब देखेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाला रैखिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। आप दो चरों का रैखिक समीकरण किस तरीके से बनाया जा सकता है, और देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं बुक में देख रहा हूँ, है ना, आपके पास स्क्रीन में लगाया गया है। देख क्या बोल रहे हैं, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, किन्हीं दो संख्याओं का 8 है, तो किन्हीं दो संख्या, कोई सा भी दो संख्या आपको दिया है क्या, अभी नहीं दिया है ना, तो मान लो वह संख्या, माना पहली संख्या क्या है, x है, तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। माना पहली संख्या क्या है, x है, तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। इन दोनों का योग, दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है। तो दो संख्याओं का योग, दो संख्या पहले योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो x और ये y दो संख्या हो गया, इन दोनों का योग होता है, योग कितना होता है, 8। तो इस तरीके से देखिए दो चर वाला, देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करना है ना, है ना। x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, उन दोनों का योग दिया गया है, उन दोनों का योग दिया गया है, कितना है, 8, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना होता है, यहाँ बस बोला गया क्वेश्चन में 8 है, ठीक है। तो ये x और y क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चर राशि, वेरिएबल्स इंग्लिश में हम बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से दो चरों का रैखिक समीकरण बनाया जाता है। अब देखिए दो चर तो हो गया, दो चर वाला समीकरण हो गया। अब रैखिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके घात में देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है, समझ में आ रहा है। देखिए x की घात 2 प्लस y की घात 2 इक्वल्स टू 2, इसको आप रैखिक समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको आप रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए घात 2 है, इसमें भी घात 2 है। अगर 4 अगर रहता, ये अगर 4 रहता, मतलब 2 की घात 4 मतलब 2 की घात 2 रहता, तब इसको रैखिक का समीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये रैखिक समीकरण फिलहाल अभी नहीं है, यहाँ पास 2 अगर रहेगा तो ये रैखिक का समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को, है ना। या फिर इस तरीके से, जैसे x की घात 3 हो गया और y की घात 2 हो गया, इसको 5, इसको रैखिक समीकरण नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके घात में कुछ है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप समझिए इसको, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है और दोनों का योग कितना है, 8 है। तो इस तरीके से दो चरों का रैखिक समीकरण बनाना आ गया, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल्स है ना, और लीनियर है, लीनियर मतलब रेखा है, ठीक है। लीनियर मतलब वन साइडेड है, स्ट्रेट है, ठीक है। उसके घात में कुछ मतलब उसके पावर में कुछ है, 1 1 बस है। तो इस तरीके का जो रहेगा इक्वेशन, उसको क्या बोलेंगे आप, लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स है। क्लास 10th में आप सभी को x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, मतलब यहाँ पर दो चरों का रैखिक समीकरण है, 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस है ना। अब इसकी वैल्यू फाइंड अगर करना है आपको, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अगर एक वेरिएबल वाला रहता, सपोज आपके पास 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से रहता, तो आप तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, 7x प्लस 8 हो जाएगा ये, और ये x इक्वल्स टू 8/7 हो जाएगा। ये होगा आपके पास, ये 1 वेरिएबल वाले का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ही इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो इसमें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये पॉसिबल नहीं है एक ही इक्वेशन से, ठीक है। तो इसके लिए हम x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम युगपत समीकरण का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, युगपत समीकरण को साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलो अब उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, है ना।
तो इस तरीके के इक्वेशन को, मतलब दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए युगपत समीकरण के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, युगपत समीकरण मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब युगपत समीकरण होता क्या उसको देख लीजिए। मैं सिर्फ व्यापक रूप लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले व्यापक रूप लिख रहा हूँ, किस तरीके से होगा, a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स टू c1, इस तरीके से हो सकता है, या फिर माइनस c1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, ये हो जाएगा a2x b2y इक्वल्स टू c2 हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरीके से रहता है उसका व्यापक रूप, मतलब इसका युगपत समीकरण का व्यापक रूप इस तरीके से रहता है ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए, इसमें तो देखिए किस ए भी दो संख्या का योग 8 होता है, तो इसको आप दो वेरिएबल्स में लिखना सीख गए, मतलब दो चर में लिखना, दो चरों को जमा कर लिखना सीख गए। ठीक है, अब इसी से ये x और y की वैल्यू आपको आप फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन की हेल्प पड़ेगी। ठीक है, ये आधा अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने बस इसमें सीखा है कि ये दो चरों के रैखिक समीकरण को किस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, हाँ, अब युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन को देखिए इस तरीके से रहता है। इसी के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज जितने भी है वो है ना। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसका मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके बुक से, जो एग्जाम्पल से है ना, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन ले रहे हैं आप यहाँ पर। अभी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से आप सॉल्व करोगे उसको, किस तरीके से आप उसको, कितने मेथड है उसको हम देखेंगे आज। ठीक है, तो देखेंगे, आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए 41x माइनस 17y इक्वल्स टू 99। सेकेंड है 17x माइनस 41y इक्वल्स टू 75। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशंस है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसी के है अकॉर्डिंग, यहाँ पास x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यह c1 के प्लस पे ये है। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू, तो a1 इक्वल्स टू 41, b1 इक्वल्स टू माइनस 17, इस तरीके से है ना। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब युगपत समीकरण जो है उसको सॉल्व करने के लिए 4 तरीके कक्षा 10वीं के बुक में दिए गए हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में आज बात करते हैं हम। पहला होता है आलेखी विधि। आलेखी विधि, आलेख विधि भी बोलते हैं इसको, आलेख विधि। ठीक है, चलो आलेख ही लिख लेते हैं आपस, आलेख विधि है ना। इंग्लिश में देखिए नाम शो कर रहा है ना स्क्रीन पे। दूसरा है आपके पास विस्थापन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन बोलेंगे इसको ना, प्रतिस्थापन विधि। और देखिए इंग्लिश में नाम लिखा जा रहा है ना। ठीक है, तीसरा है आपके पास विस्थापन विधि के बाद है आपके पास विलोपन विधि, विलोपन विधि, और लास्ट है आपके पास चौथा वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो ये 4 विधि है, 4 मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो से एक एक विधि को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो आज हमने क्या सीखा है, कक्षा 10वीं में 2 चरों का रैखिक समीकरण में अरेंज करना सीखे हैं। ठीक है, और 2 चरों का रैखिक समीकरण किस तरीके से बनता है, देखिए x प्लस वाई, ये हो गया 2 चर वाला एक समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण। रेखा का समीकरण क्यों बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पास इसके पावर में 1 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, अब ये चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। और युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, उसको सॉल्व करने के देखिए 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से बारी बारी से समझेंगे। ठीक है,
तो चलिए आज का वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि ये मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कक्षा 10वीं का ये अध्याय 2 का 2 चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। उसमें सभी छोटी छोटी बातें जो है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक का बटन सामने दिख रहा है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आलेखी विधि के साथ और प्रतिस्थापन विस्थापन विधि के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।